नंदनवन पहाड़ियों के पास एक छोटा सा गांव था, माधवपुर। गांव में एक भोला नाम के पंडित अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहते थे। भोला पंडित थोड़े भुलक्कड़ और बहुत ही भोले थे, लेकिन उनकी पत्नी बहुत ही होशियार थी। एक दिन भोला पंडित की पत्नी ने पंडित जी से कहा, सुनते हो? हाँ भाग्यवान, क्या बोल रही हो? ये लो पैसे, इसे पास के राशन के दुकान वाले मोहन भाई को दे देना, और ये घास जाते वक्त गाय को खिला देना। समझ आए न? किसे क्या देना है? पैसे दुकान वाले को और घास गाय को देना। हाँ हाँ, बिल्कुल समझ गया। पंडित जी घास और पैसे लेकर चल दिए। उन्होंने अपनी भूलने की बीमारी की वजह से गाय को पैसे डाल दिया और घास लेकर आगे चल दिए। पंडित जी दुकान वाले के पास पहुंचे। मोहन दुकान वाले ने कहा, राम राम पंडित जी, बोलिए कैसे आना हुआ? राम राम मोहन भाई, ये लो घास और पैसे दो। मोहन दुकान वाला थोड़ा अचंभित होकर बोला, पंडित जी, ये घास मैं क्या करूँगा, और भला इसके पैसे मैं क्यों दूँ? मुझे नहीं पता, आप जल्दी से मुझे घास के पैसे दे दो। पंडित जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ये घास क्यों लूँ। मेरी पत्नी ने बोला है कि ये घास आपको देना है और पैसे लेना है। दुकान पर और भी लोग थे। मोहन ने सोचा कि जरूर पंडित जी भूल गए हैं कि उनकी पत्नी ने उन्हें क्या बोला है। दुकान पर अभी बहुत लोग हैं और पंडित जी से बहस करना बेकार है। अभी मैं पंडित जी को पैसे दे देता हूँ, बाद में उनकी पत्नी से हिसाब कर लूँगा। मोहन दुकान वाले ने पंडित जी को पैसे दे दिए और पंडित जी पैसे लेकर घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी सुमित्रा को पैसे दिए। उनकी पत्नी थोड़ा हैरान होकर बोली, ये कैसे पैसे है? क्या भाग्यवान, तुमने ही तो बोला था कि मोहन भाई को घास देकर पैसे ले आना। क्या तुमने मोहन भाई को घास दे दिए? तो पैसे किसे दिए? कहीं तुमने गाय को तो पैसे नहीं डाल आए? हे भगवान, तुमसे तो कोई भी काम करवाना बेवकूफी है। इतना बोलकर उनकी पत्नी चली जाती है। दूसरी ओर उस गांव में एक लालची और ठग सेठ और उनकी पत्नी रहते थे। वो सारा दिन यही सोच में रहते थे कि किसे उल्लू बनाकर पैसे ठगा जाए। सुनो जी, कितने दिन हो गए किसी से पैसे ठगे हुए। मैं बाजार जा रही हूँ, शायद रास्ते में कोई मिल जाए। इतना बोलकर उनकी पत्नी चली जाती है। रास्ते में उन्होंने ढाबे पर गांव के ही रामू को खाना खाते देखा। उनके दिमाग में एक ख्याल आया और वो रामू के पास गई। रामू भाई, आप यहाँ ढाबे पर क्यों खाना खा रहे हो? जी सेठानी, दरअसल मेरी पत्नी अपने मायके गई है, इसलिए मैं यहाँ ढाबे पर खाना खा रहा हूँ। रामू भाई, आपको तो पता है मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। आप ऐसा करो कि कल से मेरे यहाँ खाना खाने आ जाया करो। सेठानी की बात सुनकर रामू सोचने लगा, ये सेठानी कितने बड़े ठग और कंजूस है, ये तो पूरा गांव जनता है। ये मुफ्त में तो मुझे खाना खिलाएंगे नहीं। जो खाना मैं यहाँ 10 रुपये में खा रहा हूँ, यही खाना ये दोनों पति पत्नी मुझे 20 रुपये में खिलाएंगे। मैं इनको कुछ बहाना बनाकर मना कर देता हूँ। क्या हुआ रामू भाई, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, दरअसल मुझे डॉक्टर ने ज़्यादा तेल मसाले वाले खाना खाने से मना किया है, इसलिए मैं ढाबे पर दाल रोटी ही खा लूँगा। वैसे भी मेरी पत्नी 2 दिनों में आ ही जाएगी, आप परेशान न हो। ये सुनकर सेठानी गुस्से में घर की निकल जाती है। घर पहुंचते ही सेठ पूछते हैं, क्या हुआ भाग्यवान, इतने गुस्से में क्यों हो? फिर सेठानी सेठ को रामू के साथ हुए बातें बताती है। कोई बात नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ। सेठ गांव की ओर निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद सेठ को भोला पंडित मिलते हैं। सेठ पंडित को बेवकूफ बनाने को सोचता है। क्यों न आज इस भोला भुल्लक पंडित को ही बेवकूफ बनाया जाए। राम राम पंडित जी, कैसे हो आप? राम राम सेठ जी, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? दरअसल मैं आपके पास ही आ रहा था। आप मेरे घर चलिए, मुझे आपसे कुछ काम है। मुझसे क्या काम है सेठ जी? आप मेरे घर चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। इतना बोलकर सेठ पंडित को अपने घर की ओर ले जाता है। घर पहुंचकर सेठ पंडित जी को एक पत्थर दिखाता है। पंडित जी, ये देखिए मेरे पास ये पत्थर है, आप जरा देख के बताइए कि ये कौन सा कीमती पत्थर है। पंडित जी कुछ देर तक पत्थर देखते हैं और बोलते हैं, सेठ जी, दरअसल मुझे इनकी ज़्यादा जानकारी नहीं है,
लेकिन मेरी पत्नी को इनकी अच्छी पहचान है। अगर आप बोले तो मैं ये पत्थर घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाता हूँ, वो जरूर बता देगी कि ये कौन सा पत्थर है। जी पंडित जी, आप ये पत्थर घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाइए और मैं कल आपके घर आकर ये पत्थर ले लूंगा और आप ये भी बता देना कि ये कौन सा कीमती पत्थर है। पंडित जी वो पत्थर लेकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। दूर खड़ी सेठ की पत्नी ये सब देख रही थी। पंडित जी के निकलते ही वो सेठ के पास आती है और पूछती है, भला वो नकली पत्थर को तुमने कीमती बताकर पंडित को क्यों दे दिया? सेठ बोलता है, सेठानी वो नकली पत्थर है, ये बात मैं और तुम जानते हैं। ये बेवकूफ पंडित को थोड़े न पता है। कल मैं उनके घर जाऊंगा और बोलूंगा कि उसने मेरा असली पत्थर चुरा लिया है और उसके बदले मुझे नकली पत्थर दे रहा है और इस तरह मैं उनसे पैसे ऐंठ लूंगा। दूसरी ओर पंडित जी अपने घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं, सुनती हो भाग्यवान, कहाँ हो? आ रही हूँ। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जरा ये कीमती पत्थर देख के बताना, कौन सा पत्थर है ये? पहले ये बताओ कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? मुझे ये पत्थर सेठ ने दिया है। क्या तुम्हें ये पत्थर सेठ ने दिया है? पर क्यों? ये पता करने को कि ये कौन सा कीमती पत्थर है। उनके पास ऐसे बहुत सारे पत्थर है। लेकिन तुम्हें तो पता है न कि वो सेठ कितना बड़ा ठग और लालची है। तुम्हें ये घर लेकर नहीं आना चाहिए था। इतना बोलकर पंडित की पत्नी पत्थर को परखने के लिए उसे दीवार पर रगड़ती है और बताती है कि ये कोई कीमती पत्थर नहीं है, ये तो बस एक मामूली मीना है। सुनो, तुम अभी ही ये पत्थर सेठ को लौटाओ। अब तो काफी रात हो चुकी है। वैसे भी सेठ ने कहा है कि वो सुबह अपना पत्थर लेने आएंगे। अगली सुबह सेठ पंडित के घर की ओर निकल जाता है। सेठ पंडित के घर पहुंचकर, पंडित जी कहाँ हो? राम राम सेठ जी। राम राम पंडित जी। पंडित जी लाइए, मेरा वो कीमती पत्थर मुझे दे दीजिए। तभी पंडित की पत्नी वो पत्थर लेकर आती है और बोलती है, सेठ जी ये लीजिए आपका पत्थर। लेकिन सेठ जी, ये कोई कीमती पत्थर नहीं है, बल्कि ये एक मामूली सा मीना है। आप ये क्या बोल रही है पंडिताइन? नहीं, मेरा वो पत्थर नकली नहीं बल्कि बहुत कीमती था। हाँ सेठ जी, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मुझे इन सब का बहुत अच्छे से परख है। जरूर तुम दोनों पति पत्नी ने मेरा वो कीमती पत्थर चुरा लिया है और मुझे ये नकली पत्थर दे रहे हो। नहीं सेठ जी, हमने आपका कोई पत्थर नहीं चुराया है। सेठ बड़ी चालाकी से बोलता है कि सुनो पंडित, अगर तुमने मेरा वो कीमती पत्थर बेच दिया है तो मुझे पैसे दे दो, फिर मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। और अगर तुम लोग पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम दोनों को पंचायत में ले चलूंगा। पंडित की पत्नी बहुत समझदार थी और इसलिए उसने अपने दिमाग से काम लिया और सेठ को बोली, ठीक है सेठ जी, आप पंचायत ही बुलाइए। चूंकि हमने कोई चोरी नहीं की तो हम क्यों डरे। मैं खुद सरपंच जी को बोलूंगी कि वो हम दोनों के घरों की तलाशी ले, मेरे घर की और आपके घर की। जाहिर सी बात है, जिसके घर वो पत्थर मिलेगा चोर वही होगा। हमारे पास तो सिर्फ यही एक पत्थर है, लेकिन आपके पास तो ऐसे बहुत पत्थर है जैसा आपने पंडित जी को बताया था। और ये भी पता चल जाएगा कि आपके वो सारे पत्थर कीमती है या नकली। पंडित की पत्नी की ये बातें सुनते ही सेठ के होश उड़ गए। वो घबराकर सोचने लगा, ये तो बिल्कुल ठीक बोल रही है। मेरे घर पर तो ऐसे कई नकली पत्थर है। अगर मैं पंचायत गया तो मैं ही फंस जाऊंगा। इन दोनों को मैं बाद में सबक सिखाऊंगा। ठीक है पंडित जी, कोई बात नहीं। लगता है मुझसे ही कोई गलती हुई है। लगता है मैंने ही आपको कोई गलत पत्थर दे दिया, मुझे माफ कीजिएगा। इतना बोलकर सेठ अपना नकली पत्थर लेकर वहां से निकल गया। सेठ के जाने के बाद पंडित जी अपनी पत्नी से बोलते हैं, भाग्यवान, आज तो तुम्हारी सूझबूझ से हम बच गए, वरना पता नहीं ये सेठ हमारे साथ क्या करता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया और मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना। ये क्या बोल रहे हो आप? चलो खाना खा लो।
बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम अनीता और दूसरे का नाम सुनीता था। अनीता की माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ अनीता को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, हर वक्त उसे डांटते रहती थी। कहाँ मर गई थी तू? कब से बोल रही हूँ कि आटा पिसाला और तू अभी तक जंगल में है। क्या बस दिन भर घूमने के लिए पैदा हुई है? माँ, मैं पानी भरने गई थी और फिर सूखी लकड़ी भी ले आई। मुझे बहाने मत सुना। जब देखो तब रोनी सूरत लेकर खड़ी रहती है। न घर का काम ढंग से करती है न खेत का। अब जल्दी जाकर गेहूं पिसवा ला। ममता, सच बोलूं तो तुम्हारा सिर्फ नाम ही ममता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ममता नाम की कोई चीज नहीं है। अब तुम्हें क्या हो गया है? क्या बोल रहे हो? और सच बोल रहा हूं। क्या तुम्हें अनिता पर बिल्कुल दया नहीं आती? बेचारी बच्ची सारा दिन घर का और बाहर का काम करती रहती हैं, और फिर भी तुम उसे चार बातें और सुनाते रहती हो। तुम कभी सुनीता को कोई काम क्यों नहीं करने बोलती? वो तो सारा दिन गांव में घूमती रहती है। कभी उससे भी घर का कुछ काम करवा लिया करो। सुनो, तुम अपना काम करो, मुझे ज्यादा भाषण मत दो। अनीता, तुम क्या कर रही हो? पिताजी, माँ ने ये गेहूं पिसवाने को बोला है, बस वही ले जा रही हूँ। बेटा, मुझे कभी कभी बहुत पछतावा होता है कि मैंने तो ये दूसरी शादी तेरे लिए की थी कि तुझे एक माँ मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ये शादी करके तेरी जिंदगी और बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दें बेटा। पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे माँ से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो माँ से बहुत प्यार करती हूँ। बेटा, तू इतनी अच्छी है कि तुझे दूसरों में कभी कोई बुराई नहीं दिखती। अच्छा, अब तू जा, मैं ये गेहूं लेकर जाता हूँ। सुबह होते ही अनीता सबसे पहले मंदिर जाती और घर वापस आकर घर का सारा काम करती, और दोनों माँ बेटी सारा दिन गांव में घूमती रहती थी। ममता अपनी बेटी सुनीता को बहुत प्यार करती थी और अनीता ममता के प्यार के लिए तरसते रहती थी। कुछ महीनों बाद ममता ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। ममता ने अनीता की शादी एक गरीब किसान से किया और अपनी बेटी की शादी गांव के अमीर साहूकार के बेटे से कर दी। अनीता का पति बहुत ही मेहनती किसान था। वो सारा दिन बहुत मेहनत करता, तब जाकर रात के खाने के लिए कुछ सामान लापता था। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ खेती से हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आप बोलो तो मैं घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दूं क्या? मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है। अनीता, मुझे पता है मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। वो तो मैं सारा दिन घर बैठे रहती हूँ, इसलिए सोचा कि कुछ कम कर लूँ। 2 पैसे भी घर में आ जाएंगे। ठीक है अनीता, तुम्हें जैसा ठीक लगे। अगले दिन अनीता गांव की औरतों को अपने सिलाई के बारे में बताती हैं। तभी उसकी बहन सुनीता वहां आ जाती हैं और उसका मजाक बनाते हुए बोलती हैं, मैंने सुना है कि तुमने नया काम शुरू किया है। अब तुम लोगों के घर जाकर उनके कपड़े मांगोगी और सिलाई करोगी। चलो अच्छा है, खाने के लिए तुम लोगों के पास कुछ पैसे तो आ जाएंगे। वैसे मेरी ये साड़ी देखो, पूरे 2000 की है। कल ही मेरे पति ने दिलवाया है। वैसे तुम लोगों ने कभी 2000 रुपये देखे हैं? अनीता अपनी बहन की बात चुपचाप सुनती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं। दूर खड़ा अनीता का पति सब कुछ देख रहा था। जब अनीता घर पर आई तो उसके पति मोहन ने पूछा, आज जब तुम्हारी बहन हमारी गरीबी का मजाक बना रही थी तो तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? अरे आप बुरा मत मानो, सुनीता थोड़ी नासमझ है। उसकी बातों पर मैं ध्यान नहीं देती। अनीता, तुम किस मिट्टी की बनी हो? क्या तुम्हें कभी उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करती। और रही गरीबी की बात, तो मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। अनीता बहुत लगन और मेहनत से अपना काम करने लगी।
धीरे धीरे उसका काम बहुत बढ़ने लगा और लोगों को भी उसका काम बहुत पसंद आने लगा। अनीता सिलाई का काम अपने हाथों से ही करती थी, लेकिन अब काम ज्यादा होने के कारण उसे एक सिलाई मशीन की जरूरत होने लगी। एक दिन उसने अपने पति से बोला, सुनिए, मुझे अब एक सिलाई मशीन लेनी होगी। आपको तो पता ही है कि मेरे पास अब बहुत ज़्यादा सिलाई के कपड़े आने लगे हैं और हाथों से सिलाई करने में ज़्यादा समय लगता है। मैंने कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, मशीन के लिए थोड़े बहुत आपके पास हैं, तो लगाकर एक मशीन ले आइए। अनीता, तुम्हें तो पता है कि खेती से मैं कितने पैसे जोड़ पाता हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास है भी तो हमारे घर खर्च के लिए है। तुम्हें तो पता है कि खेती में रोज तो आमदनी होती नहीं। आपकी बात सही है, हम सारे पैसे मशीन पर खर्च नहीं कर सकते। मैं एक काम करती हूँ, अपने पिताजी से कुछ पैसे मांग लेती हूँ और उन्हें हम धीरे धीरे चुका देंगे। पिताजी मुझे पैसे ज़रूर देंगे। दूसरे दिन अनीता बहुत उम्मीद के साथ अपने पिता के घर जाती और पिता को अपने काम के बारे में बताती हैं और बोलती है, पिताजी, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा, इसलिए मुझे एक सिलाई मशीन की आवश्यकता है, जिसके आ जाने से मेरा काम और बेहतर हो जाएगा। मैंने मशीन के लिए कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ रहे। पिताजी मुझे बोलते हुए बहुत झिझक हो रही है। क्या बेटा, बोलना। क्या तुझे पैसे चाहिए? हाँ पिताजी, अगर आप थोड़े पैसे दे दें तो बहुत मदद हो जाएगी। मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगी। ये तू क्या बोल रही है? भला पिता के पैसे भी चुकाने पड़ते हैं। तो रुक, मैं अभी पैसे लेकर आता हूं। अनीता के पिता पैसे लेने के लिए अंदर जाते हैं। तभी ममता, जो बाप बेटी की सारी बात सुन चुकी थी, वो आ जाती है और अनीता को भला बुरा सुनाने लगती हैं। क्या तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती? क्या तेरा पति तुझे एक मशीन भी नहीं दिल सकता? इतना निकम्मा है तेरा पति। अनीता चुपचाप सब सुन रही थी, तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं। ममता, तुम ये क्या बोल रही हो? चुप हो जाओ। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही चुप कराओगे। हमारे पीठ पीछे ये सब कुछ अपनी बेटी को ही दे देना। मैं और मेरी बेटी तो सौतेले हैं ना। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई जो मैं पैसे मांगने आ गई। माँ, सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी। मेरे पति बहुत अच्छे और मेहनती इंसान हैं। मेरे पति के लिए कुछ बुरा मत बोलिए, क्योंकि आपने ही मुझे इतना अच्छा पति चुनकर दिया है। अनीता इतना बोलकर वहां से घर चली जाती है। अनीता घर आकर अपने कामों में लग जाती हैं। शाम को जब उसका पति खेत से लौटकर आता है तो अनीता से पूछता है, अनीता, क्या तुम पिताजी के घर पैसे मांगने गई थी? अनीता बहुत हिचकते हुए झूठ बोल देती है, नहीं, मैं नहीं गई थी। दरअसल मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन और हाथों से ही सिलाई करके बचे हुए पैसे भी जोड़ लूंगी। अनीता, तुमने बहुत अच्छा किया। दरअसल मैं भी तुम्हें मना ही करने वाला था। कुछ दिनों के बाद मेरे भी फसल तैयार हो जाएंगे तो उन्हें बेचकर भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, तब हम तुम्हारी सिलाई मशीन ले लेंगे। अब दोनों पति पत्नी अपने अपने कामों में जी जान से मेहनत करने लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन सुनीता अनीता के घर आती है। अनीता, अनीता, कहाँ हो तुम? अनीता सुनीता की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर आती है। अरे सुनीता, तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आओ बहन, अंदर आओ। मैं कोई तुम्हारे घर बैठने नहीं आई हूँ। दरअसल पिताजी ने मेरे नौकर से खबर भिजवाया है, माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम दोनों को घर बुलाया है। क्या माँ की तबीयत खराब है? हाँ, और मैं घर ही जा रही हूँ। तुम्हें भी चलना है तो साथ चल। हाँ हाँ सुनीता, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। घर पहुंचते ही दोनों बहनों ने पिता पर सवालों की बौछार कर दी। पिताजी, क्या हुआ है माँ को? बताइए पिताजी, क्या हुआ है माँ को? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ की दोनों किडनियां फेल हो गई है। ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? हाँ बेटा। तो पिताजी, इसका क्या इलाज है? डॉक्टर ने कुछ तो बताया होगा ना? बेटा, उन्होंने बोला है कि हमें जल्द से जल्द उसकी किडनी बदलवानी होगी।
मैंने डॉक्टर से बोला कि आप मेरी एक किडनी ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मेरी इस उम्र में ऑपरेशन सही नहीं। तो फिर पिताजी अब क्या करेंगे? सुनीता, डॉक्टर ने बोला है कि तुम ममता की अपनी बेटी हो, तो तुम्हारी किडनी उससे मैच करेगी। बेटा, क्या तुम दोगी अपनी माँ को किडनी? पिता की ये बात सुनकर सुनीता गुस्सा हो जाती है। पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? भला मैं इसी उम्र में एक किडनी दे दूं? अभी तो मेरी सारी जिंदगी बाकी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो... नहीं पिताजी, आप कहीं और पता कीजिए। इतना बोलकर सुनीता घर से चली जाती हैं। अनीता चुपचाप बेबस पिता को देखती है और बोलती हैं, पिताजी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अपनी एक किडनी माँ को दूंगी। अनीता की ये बात सुनकर उसके पिता उसे सिर्फ देखते रह जाते हैं। पिताजी, आप डॉक्टर से बात करके ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन हो जाता है। ममता बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और जब उसे पता चलता कि उसे अनीता ने अपनी एक किडनी दी है तो उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अनीता से बोलती है, बेटी, अब माफ कर दे मुझे। मैंने तुझे कभी माँ जैसा प्यार नहीं दिया, लेकिन आज तू मेरी बेटी से भी बढ़कर निकली। जब मुझे मेरी खुद की बेटी ने मारता हुआ छोड़ दिया, तब तुमने बिना कुछ सोचे मेरी जान बचा ली। आप तो मेरी माँ ही थी, बस आपने थोड़ा देर से महसूस किया। आज मैं इतना तो जान गई कि जरूरी नहीं कि हमेशा खून के रिश्ते ही अपने हों। अनीता ने अपनी अच्छाई से अपनी माँ का दिल जीत ही लिया। अनीता माँ का प्यार पाकर बहुत खुश होती हैं।